नमस्कार, मैं आपके साथ शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। भरतपुर के भुसावर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 21 खेड़ली मोड़ चौकी के पास सांवरियों से भरी एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में आधा दर्जन सवारियां घायल हो गईं, जबकि 2 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही खेड़ली मोड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हाईवे सेफ्टी एम्बुलेंस की मदद से महुआ के चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम करवाया और मोर्चरी पर रखवा दिया गया, जहां पुलिस द्वारा उनकी शिनाख्त करवाई जा रही है। बस आगरा से जयपुर की तरफ जा रही थी, जिसमें करीब 40 सवारियां थी। खेड़ली मोड़ से ये बस ड्राइवर को अचानक नींद आ जाने से बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। हादसा अचानक होने से बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई एवं बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही खेड़ली मोड़ पर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और उपस्थित लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालते हुए हाईवे सेफ्टी एम्बुलेंस बुलाकर करीब आधा दर्जन घायलों को महुआ के चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं 2 मृतकों को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भुसावर मोर्चरी में रखवा दिया गया। मृतकों की पहचान गौतम निवासी छतरपुर जिला मैनपुर का रहने वाला है। वहीं दूसरा मृतक वैभव निवासी नोएडा के रूप में हुई है। मृतकों के परिजनों के आने के बाद ही शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वीरांगनाओं के मुद्दे को लेकर सरकार और सीएम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, वीरांगनाओं को सुना जाना चाहिए था, उनकी मांगों को मानना या नहीं मानना बात का मुद्दा है। जहां तक नौकरियों की बात है, किसी को 1-2 नौकरी देने से बदलाव आने वाला नहीं है। मुद्दा मार्मिक है तो उसे उसी तरह से डील भी करना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ नहीं देना चाहें तो बैठकर मिलकर संवेदनशील होकर समझाएं तो मामला बेहतर बन सकता है। ये बात पायलट ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान की। पायलट ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस, बीजेपी या जनता दल या इस प्रकार की बातें करनी चाहिए, क्योंकि यह देश एक दल का नहीं है, यह पूरे भारतवासियों का है। हमारी फौज पूरे देश की रक्षा करती है। हमारे सैनिक सरहद पर खड़े होकर गोली खा रहे हैं, गोली खाने को तैयार हैं। वे किसी जाति, धर्म या विचारधारा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खड़े हैं। उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। अगर कोई गलतफहमी है और मांगे ज्यादा कर ली तो बैठकर समझाइश हो तो बेहतर समाधान निकल सकता है। पायलट ने कहा, आज भी मानता हूं कि कोई छोटी मोटी मांगे हैं, किसी की सड़क का है, 4 दीवारी का है, मूर्ति का है, उसे हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हम सुनने को ही तैयार नहीं है। बात को मानना अलग बात है, लेकिन इसे सुनने में ईगो सामने नहीं लाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। वीरांगनाएं मेरे घर आई, वे भावुक थी, उनकी बात को सुना। महिला है, भावुक है, उनकी मानसिक हालत क्या होगी, बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातों को सुना जाना चाहिए था। अगर नहीं भी करना चाहे तो भी बैठकर समझाकर बेहतर तरीके से मामले का समाधान निकाला जा सकता था। पायलट ने कहा, वीरांगनाओं के मुद्दे पर कभी भी किसी व्यक्ति को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने वर्दी पहनकर देश की सेवा की है, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, शहादत दी है, उन लोगों की तुलना नहीं हो सकती। उन लोगों के परिजन देश की संपत्ति है, जिन्हें सहेज कर रखना हर सरकार, हर नागरिक और हम सबकी ड्यूटी है। पायलट ने कहा, 3 महिलाएं मेरे पास आई थी, वे बहुत उत्तेजित थीं, बहुत दुखी थीं। मैंने उन्हें खाना खिलाया, जूस पिलाया। कारण कोई भी हो, अगर कोई वीरांगना अपनी बात को रखती है, उनकी बात को हम माने या नहीं माने, यह बात का विषय है। उनके साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया उसे स्वीकारा नहीं जा सकता। जोधपुर में पॉक्सो के आरोपी को पुलिस से बचाने के लिए बाप बेटे ने उससे 18.5 लाख रुपए ठग लिए। उन्होंने आरोपी को भरोसा दिलाया था कि पुलिस ने उनकी सेटिंग है। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो ठगों की करतूत का खुलासा हुआ। ठगी के आरोपी बेटे अनस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाप नियाज अब तक फरार है। अनस की गिरफ्तारी के बाद पता चला, ये पुलिस अधिकारियों से दोस्ती का झांसा देकर कई लोगों से करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। हालांकि जोधपुर के देवनगर थाने में अभी तक 2.5 करोड़ की ठगी का एक ही मामला दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके पास कई लोगों के फोन आए, जिन्हें यह झांसा दे चुके हैं। आरोपी अनस और उसके पिता पूर्व क्रिकेटर नियाज की पुलिस ने जब प्रोफाइल खंगाली तो चौंकाने वाले फोटो और वीडियो सामने आए। अनस के कई लग्जरी गाड़ियों के साथ फोटोज हैं, जबकि दोनों बाप बेटे के कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें वह अलग अलग कार्यक्रम में रुपए लूटाते हुए दिख रहे हैं।
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अनस ने अपने चितलवाना जालौर के एक साथी के साथ मिलकर 1947 के नाम से गैंग भी बना रखी है। अब अनस का साथी पुलिस व मीडिया को खुलेआम धमकी दे रहा है। एसीपी वेस्ट चक्रवर्ती सिंह ने बताया कि गैंगस्टर से ठगी करने वाला अनस और उसका पिता विवादित जमीनों का सौदा करता है। इसके साथ इनका कंस्ट्रक्शन का भी काम है। इन्हीं विवादित जमीनों के सौदे के लिए लेकर वे पुलिस और गैंगस्टर दोनों को साथ लेते थे। दोनों ने पहले से पुलिस अधिकारियों के साथ लाइजनिंग कर रखी थी। किसी भी विवादित जमीन का मामला होता तो ये लोग अपनी पुलिस अधिकारियों के साथ फोटो दिखाते, आगे वाले को भरोसा दिलाते थे कि पुलिस अधिकारी इनकी पहचान वाले हैं और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं ऐसी ही विवादित जमीनों के सेटलमेंट के लिए गैंग बना रखी थी। ठगी से आए रुपए को वे अपनी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काम में लेते थे। ये सभी सामने आया कि 1947 नाम से गैंग बनाने के बाद इन्हीं ठगी के रुपए से हथियार खरीदे गए थे। अनस इसके लिए अपने फेसबुक अकाउंट से भी इन अधिकारियों के साथ फोटो रखता था ताकि लोगों को विश्वास हो कि पुलिस अधिकारी इनके कॉन्ट्रैक्ट में है। एसीपी सिंह ने बताया कि अनस के खिलाफ पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। ये लोग विवादित जमीनों के मुद्दे को शॉर्ट करते थे और इसके बाद बेच देते थे। उन्होंने बताया कि अभी फोन पर 3 और लोग ऐसे ही ठगी की जानकारी जिनसे मिली है, इन्हें मामला दर्ज करवाने को कहा गया है। मामला दर्ज होने के बाद इनकी जांच की जाएगी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बंगले के बाहर धरने पर बैठी 3 वीरांगनाओं को जबरन घर पहुंचाने और एक वीरांगना को हॉस्पिटल में एडमिट कराने का विवाद गहराता जा रहा है। जयपुर में जहां भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा एक वीरांगना से मिलने को लेकर पुलिस से उलझ गए, वहीं भरतपुर में कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला। यहां से भाजपा सांसद जब हॉस्पिटल में एडमिट वीरांगना से मिलने पहुंची तो वे भी पुलिस से उलझ गई। आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिससे वह गिर गई और बेहोश हो गई। वहीं वीरांगना को देर रात हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। मामला भरतपुर जिले के नगर थाना इलाके का है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती वीरांगना सुंदरी से मिलने शुक्रवार शाम 6 बजे सांसद रंजीता कोली पहुंची थी। इस दौरान हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। सांसद रात 9:30 पर नगर हॉस्पिटल पहुंचे। एसपी श्याम सिंह ने कहा कि पुलिस जवानों से उनके साथ बदतमीजी की, हाथ पकड़कर खींचा। इससे उनके हाथ और कमर में चोट आई है। धक्का मुक्की में उनकी सोने की चेन भी गिर गई। रंजीता कोली ने कहा, आज मैं सुंदरावली गांव की वीरांगना सुंदरी देवी से मिलने आई थी। उन्हें पुलिस ने जबरन हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है। वीरांगना ने खुद मुझे बोला कि उनकी तबीयत खराब नहीं है। वीरांगना ने कहा कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। मैं सुंदरी देवी को लेकर उनकी बेटी सुमन से मिलने जा रही थी। इसी दौरान मुझ पर पुलिस वालों ने हमला कर दिया, मेरा हाथ पकड़ा। सांसद ने कहा कि वीरांगनाओं को हॉस्पिटल में पुलिस ने बंधक बना कर रखा है। यह सरासर गलत है। मेरा हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। महिला को ऐसे नहीं पकड़ सकते। वीरांगना को पकड़कर खींचा गया, ये कहा कि कानून है। बंधक बनाकर पुलिस कौन सा इलाज कर रही है, जबकि वीरांगना अपने बच्चों के पास जाने के लिए रो रही थी। सांसद ने कहा कि मैंने वीरांगना की रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में कुछ नहीं है। सरकार के दबाव में प्रशासन ने वीरांगना को बंधक बनाकर रखा। राजस्थान में महिलाओं के साथ तो अपराध होता ही है, अब वीरांगनाओं के साथ भी अत्याचार होने लगा है। जिनके पति देश के लिए शहीद हो गए, उनकी पत्नियों के साथ राजस्थान सरकार और पुलिस अत्याचार कर रही है। उन्हें सम्मान पूर्वक घर छोड़ना चाहिए था। सांसद ने कहा कि धक्का मुक्की में उनके हाथ की हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल में करीब 3.5 घंटे तक हंगामा हुआ। शोर शराबे के कारण मरीजों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। धक्का मुक्की में गैलरी में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर भी बिखर गए। अस्पताल में मरीजों से ज्यादा पुलिसकर्मी और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। जोर जोर से नारे लगाए गए और पुलिस ने भी महिलाओं के साथ खूब धक्का मुक्की की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सांसद, पूर्व विधायक और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वहीं हॉस्पिटल में धरने पर बैठ गई। रात 9:30 बजे एसपी श्याम सिंह हॉस्पिटल पहुंचे। इसके बाद रात 10 बजे वीरांगना सुंदरी देवी, देवर विक्रम और बेटी सुमन को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने उन्हें सुंदरावली गांव पहुंचा दिया। बता दें कि राजस्थान में 3 वीरांगनाओं के प्रदर्शन के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। शुक्रवार को एक तरफ जहां दिन भर भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ धक्का मुक्की, कपड़े फाड़ने और हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने की सुर्खियां आती रही, तो देर शाम भरतपुर में हंगामा हो गया। जयपुर में प्रदर्शन करने वाली 3 वीरांगनाओं में से एक भरतपुर जिले के नगर थाना इलाके के सुंदरावली के शहीद जीतराम की पत्नी सुंदरी देवी, उसके देवर विक्रम और बेटी सुमन को जयपुर पुलिस ने शुक्रवार सुबह 5 बजे जबरन नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया था।
इसके बाद वीरांगना और उसके परिवार को 17 घंटे तक हॉस्पिटल में ही रखा गया। बच्चों में बुखार 7 से 8 दिन में भी पूरी तरह सही नहीं हो पा रहा है और उनके लंग्स भी प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह है H3N2 वायरस। यूं तो यह वायरस फ्लू श्रेणी का माना जाता है, लेकिन इसका असर कोरोना की तरह देखा जा रहा है। संभवतः इसी वजह से बच्चों में लंग्स काफी अधिक संक्रमित हो रहे हैं और खांसी भी 20 दिन से अधिक समय में बनी रहती है। पिछले 7 दिन में 9 बच्चों को आईसीयू में रखा है। गनीमत यह है कि यह जानलेवा नहीं है। डॉक्टर्स की माने तो हर 5वें वायरल केस में से किसी एक में यह बीमारी सामने आ रही है। इस वायरस के लिए अलग से टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि H3N2 वायरस, एडिनो वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आमजन को अधिक प्रभावित कर रहा है। अभी अकेले जैकेलोन अस्पताल में रोजाना औसतन 170 से अधिक बच्चे इस बीमारी के आड़े आ रहे हैं। वहीं एसएमएस से ऐसे मरीजों की संख्या 400 तक है। जैकेलोन और एसएमएस अस्पताल के अलावा गणगौरी, कांवटिया, जयपुरिया सहित निजी अस्पतालों के आंकड़ों की बात करें तो रोजाना औसतन 2200 लोग इस वायरल डिजीज के आ रहे हैं। इस वायरस के लिए बदलता मौसम खतरनाक है और इस बदलाव में अधिक एक्टिव होते हैं, साथ ही तेजी से फैलते भी हैं। वायरस की वजह से जो बुखार 3 से 5 दिन में सही होता था, अब वह 7 से 8 दिन ले रहा है। ऊपर फोटो 7 साल के निशान का एक्सरे है। अमूमन जहां स्वस्थ बच्चे के एक्सरे में सफेद रंग नहीं आता, यानी कि लंग्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन इस बच्चे के लंग्स में जितना हिस्सा सफेद है वह पूरी तरह संक्रमित है और महज पिछले 9 दिनों में यह संक्रमण फैला है। इससे वायरस की गंभीरता का पता चलता है। हालांकि डॉक्यूमेंट में बच्चे में वायरल का होना बताया गया है और किसी वायरस का विशेष तौर पर जिक्र नहीं है। बच्चा जैकेलोन में भर्ती है। राजस्थान के अलावा यूपी, गुजरात, एमपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हर दिन 3 से 4,000 केस औसतन आ रहे हैं। जोधपुर जिले में फालोदी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर उसका विवाह 45 साल के उम्रदराज व्यक्ति से करवा दिया गया। परिजनों ने विवाह ही नहीं किया बल्कि उसकी एवज में पैसे भी लिए। इसकी सूचना राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष को मिली। इस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर को सूचित किया। जिला कलेक्टर ने ग्रामीण एसपी को सूचित किया। ग्रामीण एसपी ने कहा, सूचना मिलते ही मामले की जांच करवाकर उचित कार्यवाही की। शिकायतकर्ता नाबालिग की बड़ी बहन संजू ने बताया कि उसकी मौसी गंगा, जो कि उसके घर के पास ही लोहावट के बजरासर गांव में रहती है, उसने उसकी शादी 45 वर्षीय युवक के साथ तय कर दी। उसे जैसे ही पता चला तो वह वहां से भागकर अपने घर पहुंच गई, लेकिन उसकी छोटी बहन जो कि 16 वर्ष की है, उसका विवाह उसके साथ कर दिया गया। यह शादी बीकानेर के जांगलू गांव के पांचू थाना के अगुणावास के किशन सिंह पुत्र मूल सिंह से की गई है। लड़की के पिता जब्बर सिंह, माता रूप कंवर फलौदी तहसील के लोहावट के बरजासर गांव निवासी है। लड़की की मौसी गंगा कंवर व उसके पति मेघ सिंह ने 5 लाख रुपए इस शादी के एवज में लिए। यह जानकारी देते हुए बालिका वधू की बड़ी बहन संजू कंवर ने बताया कि उसका बाल विवाह हो गया था और पति के देहांत के बाद दूसरी शादी के लिए उसकी मौसी व मौसा उसे अपने घर लाए थे। संजू ने बताया कि जब उसको वहां लड़के की फोटो दिखाई तो उसने मना कर दिया और वहां से भागकर अपने घर आ गई, लेकिन उसकी छोटी बहन को जबरदस्ती अगवा करके शादी के लिए ले गए और उसकी शादी करवा दी गई। संजू ने कहा कि उससे 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उसे लगा कि उसके साथ गलत हो रहा है तो वह भाग गई, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि उसकी 16 वर्षीय बहन के साथ परिवार वाले ऐसा करेंगे। इस पर उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई और थाने में भी लिखित शिकायत की, लेकिन इस पर उसकी सुनवाई नहीं की गई। बालिका वधू के चचेरे भाई विशाल सिंह ने बताया कि शादी संजू कंवर की तय की थी। वह बाल विधवा है, लेकिन उससे शादी से मना कर दिया तो भागकर घर आ गई। इस पर लड़के वालों ने पैसे लौटाने की बात की, तब छोटी बहन की शादी उसके साथ कर दी गई। इसकी शिकायत फोन पर छोटे भाई ने बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल से की। विशाल ने बताया कि प्रशासन की टीम लड़की के पिता जब्बर सिंह के घर आ गई। लड़की को संरक्षण में लिया या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि टेलीफोन पर सूचना मिलने पर ही तुरंत जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को फोन कर सूचना दी गई। वह उचित कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने बताया कि बाल आयोग ने सूचना मिलते ही संज्ञान लिया और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। बच्ची को संरक्षण में ले लिया गया है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि एसपी और एसडीएम को सूचित कर दिया गया है कि इस दिशा में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि सूचना मिली थी, संबंधित थाने में सूचित किया गया है। माही नहर में नहाने गया युवक का पैर फिसलने से बहती नदी में डूब गया।
उसके अन्य साथियों ने उसके घर पर सूचना दी व परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और माही कैनाल का पानी बंद करवा दिया गया। एसडीआरएफ की टीम की मदद से शव की तलाश पानी में की गई, लेकिन शव नहीं मिला। बांसवाड़ा जिले के निचला घंटाला गांव की घटना है। 18 घंटे बाद माही कैनाल उदापुरा में युवक का शव पानी में मिला। शहर कोतवाली पुलिस एएसआई गोविंद पाटीदार ने बताया कि निहाल पुत्र सूर्या और 15 वर्ष निवासी निचला घंटाला का था, जो कि अपने साथियों के साथ नहर में नहाने गया था। उस दौरान पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। शव को जिला अस्पताल मोर्चरी में लाकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इस पर परिजनों को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। पैर फिसलने से युवक की मौत होना सामने आया है। चुनावी साल में अब राजस्थान में केंद्रीय एजेंसियां कभी भी एक्टिव हो सकती हैं। केंद्र राज्य की सत्ताओं के गलियारों में इसकी आहट सुनाई देना शुरू हो गई है। कुछ मंत्री और सत्ता के बड़े लाभार्थी नेता अफसर ईडी से रडार पर बताए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर के खिलाफ बहुत पहले दस्तावेजी सबूत पहुंचाए जा चुके हैं। चुनिंदा मंत्रियों और सत्ता के नजदीक नेताओं को कभी भी नोटिस आ सकते हैं। पहले फेज में आधा दर्जन नोटिस जारी होने की चर्चा है। ईडी के रडार पर आईटी छापों का सामना कर चुके मंत्री और सत्ता की नजदीकी तो हैं ही, कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं। अब जिसे नोटिस मिलेगा उसकी गूंज तो अपने आप सुनाई दे दी जाएगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी चुनावी साल में इसे मुद्दा भी तो बनाएगी। मुद्दा विपक्षी पार्टी भी बनाएगी, क्योंकि करप्शन का मुद्दा हर चुनाव से पहले उठता है। गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली कहावत चुनावी साल में कई नेताओं को परेशान करने वाली है। जनता के बीच अक्सर कहा जाता है कि पुराने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। एक नेताजी इसी कहावत के चक्कर में भारी परेशान है। परेशानी का कारण पुराना विवाद फिर से ताजा होने की सुगबुगाहट से है। नेताजी के खिलाफ किसी महिला ने शिकायत की थी। वह शिकायत प्रभाव का इस्तेमाल करके दबा दी गई थी। अब वह शिकायत फिर से ताजा होने वाली है। दरअसल शिकायतकर्ता का रिश्ता नवाबी तहजीब के लिए विख्यात पड़ोसी राज्य की राजधानी से जुड़ा है। जिस मामले को नेताजी ने कभी प्रभाव का इस्तेमाल करके दबा दिया था, अब वह मामला पड़ोसी राज्य की राजधानी में दर्ज करवाने की तैयारी है। बुलडोजर जस्टिस वाले राज्य की राजधानी में मामला दर्ज होने के मायने हैं। विपक्षी पार्टी में सीएम फेस पर कभी चर्चा खत्म ही नहीं होती। विपक्षी पार्टी की स्टूडेंट विंग से टॉप पर पहुंचे नेताजी के फोन ने खलबली मचा रखी है। नेताजी सीधे मंडल लेवल से भी नीचे फोन करके योजनाओं का फीडबैक मांग रहे हैं। कई नेताओं कार्यकर्ताओं के जब लगातार फोन पहुंचने लगे तो सीएम फेस की रेस वालों के कान खड़े हो गए। चर्चा यहां तक चल निकली कि ये भाई साहब सब कुछ बनकर आ रहे हैं। चर्चाओं का तो पता नहीं, लेकिन फोन की असली वजह का खुलासा हो गया है। दरअसल ये फोन लाभार्थी सम्मेलनों के लिए किए जा रहे हैं। चुनावों से पहले विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलनों की तैयारी कर रही है। नेताजी को ही देश भर में इन सम्मेलनों की तैयारी का जिम्मा है। अब चर्चाएं इसीलिए भी ज्यादा चली क्योंकि नेताजी का नाम पहले भी राजस्थान के लिए चलता रहा है। फिलहाल असली वजह सामने आ चुकी है, लेकिन राजनीतिक मौसम और क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। प्रदेश की राजनीति में फोन टैपिंग का मामला कई बार तूल पकड़ चुका है। अब इससे फिर कुछ होने की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। पिछले दिनों फोन टैपिंग से जुड़ा एक लेटर सियासी गलियारों में खूब सर्कुलेट हुआ। लेटर फोन टैप करने वाले अफसर का था। लेटर में एक मोबाइल नंबर चौंकाने वाला था, लेकिन वह नंबर नहीं था जिस पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप था। अगर यह लेटर फॉरेंसिक जांच में सही निकला तो सियासी भूचाल का कारण बनेगा। इस लेटर के सोर्स को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर तक घूम रहे इस लेटर पर कईयों की निगाहें हैं। फिलहाल एक लेटर ही सामने आया है। यह सही पाया गया तो कोर्ट में बड़ा सबूत बन सकता है। इसका मतलब इस तरह के कई और लेटर भी होंगे। अब इस लेटर के स्रोत को लेकर निगाहें दिल्ली की तरफ घूम रही है। आंदोलन करके सरकार के लिए समय समय पर परेशानियां खड़ी करने वाले मुद्दे उठाने वाले बाबा की सियासत को समझना आसान काम नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के युवा नेता ने बंगले पर अचानक वीरांगनाओं के धावा बोला और उसके बाद जिस तरह बाबा ने कमान संभाली वह सबके सामने है। केवल सामान्य विधायक युवा नेता बंगले के बाहर आंदोलन स्ट्राइक करके बाबा की सिविल लाइन को वॉर जोन बनाए रखा। अब बाबा जैसा राजनीतिज्ञ बेवजह कोई जगह तो नहीं चुनेगा। आंदोलन के स्पॉट शिफ्टिंग को लेकर जितने मुंह उतने बातें की जा रही है। कोई इसे अव्वल दर्जे की सियासी जादूगरी बता रहा है तो कोई इसे बाबा पॉलिटिक्स का नाम समीकरण बता रहा है।
फिलहाल यह गुत्थी सुलझी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में यह रहस्य डिकोड हो जाएगा क्योंकि इसके संकेत मिल गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिकअप में तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में युवक युवती की मौत हो गई। दोनों गुरुग्राम से बर्थडे सेलिब्रेट करके जयपुर आए थे। हादसा अलवर के बाड़ो महादेव के पास गुरुवार देर रात हुआ। पुलिस ने बताया कि हादसे में गुरुग्राम के कृष्ण कॉलोनी निवासी कपिल धरेजा 29 और उसकी गर्लफ्रेंड नॉर्थ दिल्ली के सी ब्लॉक प्रधान बराड़ी निवासी सृष्टि गुसाई 22 की मौत हो गई। देर रात 3 बजे के करीब कार हाईवे के पास खड़ी पिकअप में घुस गई। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों के शव कार में बुरी तरह फंस गए। इस दौरान कार की बॉडी को काटकर दोनों के शव निकालने पड़े। मृतक कपिल के दोस्त चिराग अदल खान ने बताया कि सृष्टि कपिल की गर्लफ्रेंड थी। सृष्टि का 10 मार्च को जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के लिए दोनों 9 मार्च को गुरुग्राम से जयपुर गए थे। इसके बाद वापस लौटते समय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उनकी कार पिकअप से टकरा गई। हादसे के बाद दोनों को हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दोस्त ने बताया कि कपिल का परिवार किसान है, जबकि सृष्टि के माता पिता की मौत हो चुकी है। वह अपनी मौसी के साथ रहती है। मृतक कपिल ने परिवार में माता पिता के अलावा 2 बहनें हैं, जिसकी शादी हो चुकी है। कपिल की मौत से उनके पिता की देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा। थाना अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद पिकअप का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तो यूं ही बने रहे हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।